तो आइए अब हम एक नया कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं विच इज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट समझने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज अ वोलेटाइल लिक्विड। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड इज वाटर। तो यहाँ पे हम वाटर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास एक क्लोज कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है। नाउ सिंस वाटर इज वोलेटाइल इन नेचर, आपको पता ही है कि एट एनी गिवन टेम्परेचर उसके कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे और गैस फेज में चले जाएंगे। So these molecules in gas phase of water are known as vapors. So these vapor molecules that we have, आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक कर रहे हैं सराउंडिंग वॉल्स को कंटेनर की, और ये जो स्ट्राइक हो रहा है यानी जो वो टकरा रहे हैं सराउंडिंग वॉल्स को, इसके कारण वो कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वॉल्स पे कंटेनर की, और इसी पर्टिकुलर प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। सो नाउ व्हेन यू अंडरस्टूड व्हाट वेपर प्रेशर इज, आप ये कंसेप्ट किसी भी डिफरेंट वोलेटाइल लिक्विड पे अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन नोटिस कि जो लिक्विड जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उसके उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे गैस फेज में, और उसके कारण उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। नाउ अनदर थिंग दैट यू कैन नोटिस हियर, इसकी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इवेपोरेट हो रहे हैं यानी गैस फेज में जा रहे हैं, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कंडेंस हो रहे हैं यानी वापस लिक्विड फेज में आ रहे हैं, वो बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है, और ये इक्विलिब्रियम हमारे लिए नेसेसरी इसीलिए है क्योंकि इसी इक्विलिब्रियम पे हम मेजर कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का क्या होगा। हालांकि वेपर प्रेशर हमेशा एग्जिस्ट करता है, टू मेजर वेपर प्रेशर हमें ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जरूरी है। तो अभी हमने समझा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं। तो इसको पता करने के लिए एक हम लॉ डिफाइन करेंगे जिसको कहते हैं राउल्स लॉ। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विद अ सिचुएशन। इस सिचुएशन में हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें एक सॉल्वेंट है एक और दो डिफरेंट सोल्यूट हैं। तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि हमारे पास टोटल 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसमें हम सॉल्वेंट को हम कॉम्पोनेंट 1 बोलेंगे, जो सोल्यूट है उसको एक सोल्यूट को हमने कॉम्पोनेंट 2 बोल दिया, और मान लीजिए तीसरे सोल्यूट को हम कॉम्पोनेंट 3 बोल देते हैं। अगर ये तीनों ही वोलेटाइल है नेचर में, यानी तीनों के कारण कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर प्रेजेंट होगा। तो अगर ये हमारा सिचुएशन है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, और ये टोटल वेपर प्रेशर हम निकाल सकते हैं राउल्स लॉ की मदद से। ये हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज जो राउल्स लॉ है वो स्टेट करता है कि एक एक कॉम्पोनेंट के कारण जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के सोल्यूशन में। यानी कि अगर हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर पता पड़ जाए तो हम इजीली टोटल वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं। तो सिंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम हर कंपोनेंट के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के इसको इक्वालिटी के साथ लिख सकते हैं। हम क्या लिखते हैं कि फॉर ईच कंपोनेंट, अगर हम कंपोनेंट 1 की बात करें तो जो P1 है यानी पार्शियल प्रेशर फॉर कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट P1 नॉट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये कांस्टेंट P1 नॉट क्या है? ये कांस्टेंट P1 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यानी कि इस सिचुएशन में अगर हम ये मान लें कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट था तो जो वेपर प्रेशर होता, यानी हम मान लें सिर्फ कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है, तो जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम P1 नॉट बोलेंगे। तो अगर आपने ये चीज़ P1 के कंपोनेंट 1 के लिए समझ ली है तो हम सिमिलरली कंपोनेंट 2 के लिए भी देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो P2 है वो होगा P2 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P2 ऑफ 2 दैट इज X2, एंड सिमिलरली P3 भी हम देख सकते हैं कि वो होगा P3 नॉट इंटू X3। तो अगर आपने ये देख लिया मतलब हमने पता कर लिए तीनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स। और अगर आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स याद है तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा यानी P टोटल वो इन तीनों का सम होगा। यानी P टोटल हम यहाँ से निकाल सकते हैं विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3, एंड यहाँ पे हमें मिल गया हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ आवर सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। तो अब हम देखते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम राउल्स लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसे ग्राफिक के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन लूं यानी जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए A और B, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट PA जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A है विल बी PA नॉट XA, और सिमिलरली PB विल बी PB नॉट XB। तो आप टोटल वेपर प्रेशर भी इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं विच विल बी सम ऑफ बोथ ऑफ दीज, एंड विल कम आउट टू बी PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है
XA एंड XB इन दोनों का सम 1 होगा क्योंकि यही दो कंपोनेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे XA को रिप्लेस कर दूँ एज 1 माइनस XB, तो आई गेट एन इक्वेशन विच सेज दैट P टोटल इज PA नॉट इंटू 1 माइनस XB प्लस PB नॉट इंटू XB। तो इसी इक्वेशन को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे। तो यहाँ पे हमने ग्राफ लिया है जो कि मोल फ्रैक्शन है XB का x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर्स लिए हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि हम जा सकते हैं जब मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 है टू जब मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A तब 0 हो जाएगा। सो एट दिस इंस्टेंट अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि XB यहाँ पे 0 है, विच मीन्स XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 है, मतलब सिर्फ सोल्यूशन में हमारा सिर्फ A प्रेजेंट है। सो एट दिस पॉइंट हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो P0A होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट A के बराबर होगा। नाउ अब इस सिचुएशन से जब अगर हम B के कॉम्पोनेंट बढ़ाते जाते हैं, यानी उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ B है वो लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीनियरली डिक्रीज करता जाएगा। दिस विल रीच अ पॉइंट जब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 है, यानी सिर्फ प्योर कॉम्पोनेंट B प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में, विच मीन्स एट दैट पॉइंट हमारा जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो होगा PB नॉट। अगर आपने पार्शियल प्रेशर्स के लिए ग्राफ समझ लिया है तो आप इजीली देख सकते हैं कि इससे हम टोटल वेपर प्रेशर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम सिंपली हर पॉइंट पे इन दो ग्राफ्स को ऐड करते जाएं तो व्हाट वी विल गेट इज द रिजल्टेंट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब वो शुरू होगा PA नॉट से जब XB की वैल्यू 0 है एंड इट विल गो अप टू PB नॉट जब XB की वैल्यू 1 है, जब प्योर कॉम्पोनेंट 1 प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि P टोटल की वैल्यू होगी PA प्लस PB यहाँ से। तो आई होप आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ क्लियर है। अभी तक हमने राउल्स लॉ के वो केसेस देखे जिसमें जो हमारे सारे कंपोनेंट्स थे एक सॉल्यूशन के वो वोलेटाइल इन नेचर थे। अब अगर हम एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करें जिसमें जो हमारा सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है नेचर में, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो इस केस में हम समझ सकते हैं कि सिंस हमारा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो बिल्कुल भी वेपर फेज में नहीं जाएगा, विच मीन्स अगर मेरे पास सिर्फ सोल्यूट हो तो उसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। विच अगेन जिससे मैं ये समझ सकती हूँ कि जो हमारा PB नॉट है, अज्यूमिंग कि जो B हमने रिप्रेजेंट किया है वो सोल्यूट के लिए है, तो हम कह सकते हैं PB नॉट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी। अगर मैं ये देख चुकी हूँ तो मैं टोटल वेपर प्रेशर भी देख सकती हूँ कि क्या वैल्यू आएगी। हमने देखा था टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के बराबर होता है। देयरफॉर यहाँ पे PB नॉट तो हमने देखा कि 0 हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो PA नॉट XA के ही बराबर होगा, वी कैन अगेन राइट एज दैट टोटल प्रेशर बराबर होगा PA के। अगर आपको ये समझ गया है तो अब हम देखते हैं ये एक्चुअली हुआ कैसे। हमने इक्वेशन से तो देख लिया, हम इसका फिजिकल इम्प्लीकेशन भी देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है। वो देखने के लिए हम देख सकते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। तो क्योंकि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पूरे ही सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब अगर हम सिर्फ सरफेस पे ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट के भी हैं। तो अब जो हमारा सॉल्वेंट पहले जो हमारे केस में प्योर सॉल्वेंट होता तो उसके पास यहाँ पे हमारे पास सारे मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के होते और वो इजीली वेपर फेज में जा पाते। बट क्योंकि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंट है सरफेस पे, द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो वेपर फेज में जा पाएंगे वो कम हो जाएंगे और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वेपर प्रेशर है टोटल वो डिक्रीज हो जाएगा उस केस से जो हमारा अगर यहाँ पे पूरा सॉल्वेंट या कोई वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होता उस केस से। तो यहाँ पे भी हमने यही देखा था कि PT जो है वो PA के बराबर है, विच मीन्स सिंस XA की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है, सो द मैक्सिमम वेपर प्रेशर दैट वी कैन रीच इज P0A या फिर उससे कम ही रहेगा। इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। तो मैंने जो अभी आपको बताया वो सिंपल हम ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं। मैं अगर एक ग्राफ लूँ जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में है, तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं वेरी करूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ B से के 0 से लेके 1 तक, तो मैं ग्राफ क्या देखती हूँ कि जब सिर्फ हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो जो वेपर प्रेशर है वो PA नॉट के बराबर होगा, और जब हमारे पास सिर्फ सोल्यूट प्रेजेंट है विच मीन्स जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है हमारा, तो हमारा वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा बिकॉज वो नॉन वोलेटाइल है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा
और ये ग्राफ जो है वो PA और PT के लिए सेम होगा, बिकॉज हमने अभी देखा कि दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो आई होप आप क्लियर है कि हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए रॉल्स लॉ से कैसे डील कर सकते हैं।